से खबर जयपुर से है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। कांग्रेस में राज्यसभा के दावेदारों की लंबी कतार लग गई है। भंवर जितेंद्र सिंह, सलमान खुर्शीद, गौरव वल्लभ, दिनेश खोड़निया, रामेश्वर डूडी, जुबैर खान, दुर्रू मियां, अश्क अली टाक, मुमताज मसीह के नाम पर चर्चा हो रही है। अल्पसंख्यक वर्ग से ज्यादा नेता कर रहे दावेदारी। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से, जहां पर राज्यसभा चुनाव के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। कांग्रेस में राज्यसभा के दावेदारों की एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। भंवर सिंह, जितेंद्र सिंह, आपको बता दें सलमान खुर्शीद, गौरव वल्लभ के नाम सुर्खियों में है। उसके अलावा दिनेश खोड़निया, रामेश्वर डूडी, जुबैर खान, दुर्रू मियां के भी नाम की खूब चर्चा हो रही है। और इसके अलावा अश्क अली टाक, मुमताज मसीह के नाम की भी चर्चा जोरों पे है। अल्पसंख्यक वर्ग से ज्यादा नेता दावेदारी कर रहे हैं। और इससे पहले सीएम गहलोत दिल्ली में आज सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। तो राज्यसभा चुनाव नजदीक आने लगा है, जिसको लेकर लॉबिंग भी तेज हो गई है और कई नाम चर्चा में है और इसको लेकर मंथन भी शुरू हो गया है। सीएम अशोक गहलोत इस सिलसिले में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे और मंथन किया इन नामों पर। और जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें आपको बता दें कि भंवर जितेंद्र सिंह, सलमान खुर्शीद, गौरव वल्लभ, दिनेश खोड़निया, रामेश्वर डूडी, जुबैर खान, दुर्रू मियां, अश्क अली टाक, इन तमाम नामों पर की जो चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि हाईकमान को पूरी जानकारी दे दी गई है। कभी भी राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार पर मंथन हुआ है। राज्यसभा के चुनाव 13 तारीख आखिरी फाइलिंग का दिन है, नॉमिनेशन फाइलिंग का। इस विषय में माननीय कांग्रेस अध्यक्षा के पास में पूरी जानकारी दे दी गई है और इस विषय पे जब भी होगा वो अपना निर्णय सूचित। अटकलें नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो वैसे भी 5 जगहें खाली हैं और इन 5 जगहों पर उचित लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन वह प्रक्रिया अभी तुरंत हाल में उसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी उस पर भी मंथन कर उसमें निर्णय लिया। तो पूरे राजस्थान में प्रशिक्षण शिविर का बहुत जल्दी आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ जो विभागीय स्तर पर डिविजनल लेवल वर्कशॉप्स होंगे और उसके बाद में हमारे 39 हमारे जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्कशॉप होंगे। हाल ही में महिला कांग्रेस द्वारा जो दांडी मार्च निकाला जा रहा है उसके ऊपर में कार्य चालू है और उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे प्रदेश की सभी इकाइयों को ये निर्देशित किया गया है कि उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। और अब रुक करते हैं अगली खबर पर। आज जन औषधि दिवस है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश भर में चल रहे जन औषधि परियोजना केंद्र के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत के दौरान उत्तराखंड की एक महिला की बात सुनकर पीएम काफी भावुक हो गए। महिला ने उन्हें जन औषधि केंद्र से फायदे बताते हुए उन्हें ईश्वर तक कह दिया। नमस्ते जी। अब मेरा नाम दीपक शाह है। दीपा जी, आप बैठ करके बोलिए। मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है। आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ, हाँ बताइए दीपा जी। मोदी जी, मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था। मैं बोल नहीं पाती थी। मेरा हाथों में इलाज चलता था। दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली। मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1500 की आती हैं। तो 3000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्य
मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मुंह रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। दीपा जी, आप बहुत भावुक हो गई, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से बीमारियों को परास्त किया है और ये आपका जो हौसला है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है। आपका हौसला ही आपका भगवान है। उसी हौसले ने आज आपको इतने बड़े संकट से बाहर निकलने की ताकत दी और आप निकली हैं। और मैं तो देख रहा था कि आप बिल्कुल साफ बोल रही हैं, एक एक शब्द समझ में आता है। तो आपको मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अब आप बहुत ही सरलता से बात बता रही है। इस मौके पर कोरोना वायरस को लेकर अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी तरह की अफवाह से बचें। कोई भी परेशानी होने पर तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। साथ ही पीएम ने इससे बचने का टिप्स देते हुए कहा कि पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है, हमें भी आजकल हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करना चाहिए। से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए। मास्क पहनना है या नहीं पहनना है, इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है, उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है। इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती है। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। और हां, पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है, तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हैं, शायद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे। आप भी सबको यही बताइए। डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी चिंता करनी है। ये कोरोना वायरस के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है, अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है। उसमें जो डूज एंड डोंट्स है, उसका पालन करने की जरूरत है। अगर इतना हम कर लेंगे तो हम विजयी होकर के आगे बढ़ेंगे। और बात करते हैं ओलावृष्टि और बारिश की, जिसकी वजह से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। फसल बर्बादी को लेकर सरकार भी गंभीर है। आज जिले के दौरे पर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री भरतपुर दौरे पर रहे। सबसे पहले किसानों की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर पहुंचे। उन्होंने सेवा इलाके के धनोदा समेत कई गांवों का दौरा किया।
और उन्होंने फसल खराबी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के दर्द को समझा और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी भरतपुर दौरे पर रहे। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जघीना, तुहिया, महगाया और मरोली समेत कई गाँव का दौरा किया। किसानों को भरोसा दिलाया कि उन्हें नुकसान का पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा। अगर वो अपने एक ऐसा मौका आया है, प्रदेश में कई चीजों की दस्तक जो है वो बहुत गंभीर हो रही है। कोरोना वायरस की खबरें आप लोग देख रहे हैं, ओलावृष्टि हो गई और भयंकर तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान हुआ है। तो माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, इन दोनों समस्याओं के बारे में अपने लोगों के बीच में बैठ के उनका आकलन कर सकेंगे। उसके बारे में लोगों के सुख दुख के साथी बनेंगे। ओलावृष्टि का आकलन किया जा रहा है, सरकार बहुत गंभीर है। ओलावृष्टि होने के साथ ही सरकार ने कलेक्टर्स को आदेश दे दिए थे कि स्पेशल गिरदावरी की जाए। तो अगर कहीं कोई कमी रह रही है तो माननीय विधायकगण अपने क्षेत्र के लोगों से मिलकर उस कमी को दूर कर पाएंगे। अभी मैं कल मेरे क्षेत्र का दौरा करके आया था और दौसा जिले में आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। दौसा में भी करीब 35 गांवों के अंदर मैंने कल टूर किया था। लोगों की 60 से 70% फसल नष्ट हो गई है। मैं समझता हूँ कि किसान बड़ी मेहनत करता है, वो हमारा अन्नदाता है। उन सबको जितना बढ़ पाए सरकार से सहयोग करना चाहिए और मैं आश्वासन भी दे गया हूँ कल, और जितनी मदद होगी हमारी सरकार किसान हित से, गरीब हित से हम सरकार की तरफ से मदद करवाएंगे। और शीघ्र गिरदावरी होने के बाद के अंदर जो भी फसल नष्ट हुई है, जिस किसानों को घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, उनके खातों के अंदर पैसा पहुंचे और किसानों को राहत मिल सके, ये कांग्रेस सरकार तुरंत प्रभाव से आदेश दे दिए, शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वैसे तो ओलावृष्टि मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान के कई कोने में हुई है, लेकिन भरतपुर जिले में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मेरी विधानसभा नदबई के क्षेत्र के जो किसान हैं उनको हुआ है। लगभग 22 पंचायत ऐसी हैं कि जो बिल्कुल 80% से लेकर 100% तक उनकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। और इस सारे प्रकरण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग की है कि एक स्पेशल राहत पैकेज किसानों को कम से कम, क्योंकि ये बहुत दुखद और इससे ज्यादा दुखद घटना कोई हो नहीं सकती। किसान जिसका ईश्वर के बाद में अन्न से ही सारा काम चलता है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा झटका किसानों को है। अब ये जो ओलावृष्टि का पिछले 2 दिन से जो नुकसान हुआ पूरे राजस्थान के अंदर, खासकर पश्चिमी राजस्थान और पूरी राजस्थान में नुकसान हुआ, और ये नुकसान अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार इस पर मुस्तैद है। तमाम जिला कलेक्टरों को ये निर्देश दिए हैं और सभी प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ ये ओलावृष्टि पड़ी है वहाँ सभी जगह आप जायजा लेके आओगे।